अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट सामने निकल कर आया। ईरान के सभी परमाणु केंद्रों को भारी क्षति पहुंची है। सैटेलाइट की तस्वीरों से यह पता चलता है। तो देखिए, ये पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया। ईरान के सभी परमाणु केंद्रों को भारी क्षति पहुंची है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बातें कही गई। सैटेलाइट की तस्वीरों से ये पता चला। तो देखिए, जिस तरह से 3 साइट्स को निशाना बनाया गया और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, ये पोस्ट किया गया। तो वहीं देखिए, इस पर विस्तार से चर्चा के साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरतेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। और जिस तरह से सर घटनाक्रम बदल रहा है, कल जिस तरह से अमेरिका ने खुले तौर पर जंग में एंट्री कर दी है, अब क्या स्थिति, क्या तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी ईरान इजरायल युद्ध को लेकर? देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका की एंट्री ने एक तरीके का ऑप्शन दिया है ईरान को कि वो सरेंडर कर दे और वो अपने जो न्यूक्लियर प्लान है उसको आगे ना बढ़ाए। देखिए, जिस तरीके की स्ट्राइक की गई, जिस एक्यूरेसी के साथ और जिस तरीके से उन्होंने GBU-57 जो डीप पेनिट्रेटिंग बॉम्ब है उसका इस्तेमाल किया, इतना बड़ा जो इसको ब्रह्मास्त्र माना जाता है अपने आप में बंकर बस्टिंग में, क्योंकि ये डीप जाता है, करीब 90 फीट डीप तक जाता, तो इससे स्ट्राइक किया है। और अमेरिका ने साथ में बोला कि देखिए, अब आप टॉक टेबल पे या न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर लीजिए, युद्ध की समाप्ति करिए। मेरा युद्ध ईरानियन से नहीं है, उनके न्यूक्लियर प्लान से, इस तरीके की बात है। लेकिन अगर ईरान नहीं माना तो उनके पास तमाम ऐसे टारगेटिंग है, तमाम ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तमाम ऐसे लोकेशन है जिसको वो फिर से स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन देखिए, जब आप ईरान के न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस तरीके की क्षति पहुंचाते हैं और लगातार उनके साइंटिस्ट, उनके टॉप मिलिट्री लीडरशिप को मारते हैं और फोर्स करते हैं कि ईरान को 1990 के दशक में भेज दिया जाए, तो ईरान के पास अब ऑप्शन नहीं बचता है बट टू रिटेलिएट, और उसका वो रिटेलिएशन कर रहा है। अगर ईरान का देखिए स्ट्रेंथ क्या है, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसको वो कंट्रोल कर सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर वो पूरी तरीके से माइन कर देता तो पूरे वर्ल्ड में एनर्जी का क्राइसिस होगा, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र, तमाम वहां से ऑयल के टैंकर्स वहां से गुजरते हैं। लेकिन उनकी मजलिस ने उसको पास किया कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकते हैं। आयतुल्लाह खमेनी को उसको अप्रूव करना बाकी। नेक्स्ट उसका स्ट्रेंथ आता है अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसेस जिसको वो इंप्यूनिटी के साथ स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन क्या वो ऐसा करेगा? मेरा मानना है, जब आप पूरे सिनेरियो को एनालाइज करते हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट में 2 इरिटेंट है, एक इजराइल और दूसरा ईरान। बाकी जितने माइनर इरिटेंट थे वो आज की डेट में मार्जिनलाइज हो रखे हैं। तो अगर ईरान अपने काउंटर पार्ट को एलिमिनेट करना चाहता है या उसके प्रभुत्व को कम करना चाहता है तो उसे इजराइल को स्ट्राइक करना चाहिए। अमेरिकन बेसिस पे स्ट्राइक करके उसको बहुत अचीव नहीं होने वाला है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके बहुत अचीव नहीं होने वाला है। और तमाम मित्र देश जो अमेरिका के या इजराइल के या नॉन फेंस हिटर, उसको स्ट्राइक करके उसको बहुत अचीव होने वाला नहीं। अचीव कर सकता है वो इजराइल को डिस्ट्रॉय करके, और जिसके लिए उसके पास तमाम तरीके की मिसाइल्स हैं। लेकिन सर ये भी समझने की मैं आपसे कोशिश करूंगी, जहां ईरान जो कह रहा है कि भाई वो जो 3 जगह, जो 3 ठिकाने जिस पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, उनकी तरफ से पूरा जो प्लान है वो कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि अमेरिका बाकायदा सैटेलाइट तस्वीरें भी शेयर करने की बात कर रहा है और शेयर भी करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो आपने हार्मूज का जिक्र किया, हार्मूज जलडमरू मध्य, अगर ये इस पर ईरान कोई कंट्रोल करता है, इसका कितना व्यापक असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, भारत पर क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा, आपसे समझना चाहूंगी सर। देखिए, इसका असर आज से ही देखिए, जब से उसने हार्मोज को कंट्रोल नहीं किया, अभी वहां कोई एक्शन नहीं हुआ, उसका असर पड़ने लगा। शेयर प्राइसेस गॉन डाउन और आज की डेट में जो ऑयल प्राइसेस है वो ऊपर जा रही है। और जहां तक पूरे विश्व का सवाल है, एक बहुत बड़ा चंक जो है जिसमें साउथ एशियन कंट्री है, जिसमें चाइना, उसका बहुत बड़ा ऑयल का इंपोर्ट वहां से होता है। चाइना की डिपेंडेंसी इस रीजन में सबसे ज्यादा, और चाइना एक एलाय है ईरान का, तो क्या वो ऐसा होने देगा? ऐसा मेरा मानना है कि शायद इसको ग्रेजुएटेड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदुस्तान का भी बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्ट होता है, लेकिन हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि हमारे पास बहुत बड़ा, हमने स्टॉकिंग कर रखे है, हम इसको विथस्टैंड कर सकते हैं और हमने ऑल्टरनेटिव रास्ते खोल रखे हैं
जिसमें अमेरिका है, जिसमें रशिया है और ऐसे तमाम देश हैं जिससे हम ऑयल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान ने अपने ऑप्शन ओपन रखे हैं, यही बाकी देशों ने भी किया होगा, लेकिन इकोनॉमी अफेक्टेड होती है। देखिए जो मिडिल ईस्ट का जो एनर्जी का इलाका है, पेट्रोलियम का इलाका है, अगर उसको आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो उससे वर्ल्ड अफेक्टेड होगा और ऐसा कोई रीजन विश्व का नहीं होगा जहां पे प्राइसेस ऑयल के ऊपर ना जाएं। और जो छोटे मोटे जो आपके ऑयल रिजर्व है, चाहे रशिया के हो या अमेरिका के, उससे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सप्लाई चेन इतना लंबा हो जाता है कि उसकी कॉस्टिंग नेचुरली ऊपर होगी। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा सजेशन, और मैं ये सोचता हूं कि ईरान अगर कोई सब्सटेंशियल रिजल्ट चाहता है इस इलाके में और एक लीडरशिप देना चाहता है मिडिल ईस्ट को, तो उनको इस इलाकों को ना टच करके जो उसका चैलेंजिंग काउंटर पार्ट है उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो वर्ल्ड इकोनॉमी अफेक्टेड होगी। देखिए रेड सी में हुतीज ने हमला किया था, कितना स्ट्रांग रिएक्शन अमेरिका ने दिया था, अपने जंगी बेड़े भेजे थे, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था, और आज की डेट में अमेरिका ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी की तरफ भेज दिया है। और अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो वर्ल्ड का रिएक्शन आएगा। आपको ध्यान देना होगा, देखिए नाटो कंट्री, यूरोपियन कंट्री लगातार इजराइल के पक्ष में खड़े हुए हैं और ये एक समृद्धशाली देश है, और अमेरिका की अगर बैकिंग मिल जाती है तो ईरान मार्जिनलाइज होगा। आज देखिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रशिया जा रहे हैं, तमाम तरीके की बात होंगी इसमें, जिसमें इस युद्ध को किस लेवल पे ले जाना ये शामिल होगा, किस तरीके से तमाम रेड सी या स्टेट ऑफ हार्मूज को कैसे कंट्रोल करना वो होगा, किस तरीके से अमेरिका को कॉर्नर करना होगा, हो सकता है किस तरीके से इजराइल का जो न्यूक्लियर प्लांट है डिमोना में उसको कैसे स्ट्राइक करना, उसको कैसे प्रेग्नेबल करना, कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल वहां लॉन्च हो सकती है, क्योंकि ये युद्ध है, अब डिप्लोमेसी खत्म है, अब तो डायरेक्ट स्ट्राइक और काइनेटिक डिस्ट्रक्शन की तरफ लोग जा रहे हैं। और ईरान ने देखिए अपना 21वां वेव ईरान इजराइल की तरफ लॉन्च किया, तो इजराइल में भी तमाम तबाही हो रही है, वहां की पॉपुलेशन शेल्टर में है, तमाम तरीके की प्रिपरेशन है, लेकिन युद्ध एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। लेकिन आपका जो कंसर्न है इकोनॉमिक फ्रंट पे, उससे देखिए आप युद्ध में इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, आपके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा और एक तरीके का पूरे के पूरा विश्व रिसेशन की दौर में जाने की संभावनाएं बनती है। बिल्कुल, देखिए एक लंबे वक्त से इसी तरह की गुंजाइश भी लगाई जा रही थी, क्योंकि हम लगातार युद्ध की स्थिति देख भी रहे हैं। सर, रशिया आपने जिक्र किया, रशिया जाने का दौरा होने वाला है विदेश मंत्री का ईरानी, लेकिन क्या लगता है रशिया ये क्या डायरेक्ट सपोर्ट कर पाएगा ईरान को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यूक्रेन से लड़ लड़ के कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकल और जो इक्विपमेंट्स पर असर पड़ा होगा, इक्विपमेंट्स ये कहा जा रहा था कि रशियन जो इक्विपमेंट्स हैं लगभग खत्म होने की तादाद में है। हालांकि देखिए रशिया इतना स्ट्रांग है कि फिर से इतने इक्विपमेंट्स बना सकता है, लेकिन क्या खुले तौर पर रशिया जिस तरह से अमेरिका कूद गया इस जंग में, कूदता हुआ नजर आएगा? वो ऑलरेडी एक वॉर झेल रहा है। देखिए जो रशिया के दिमित्रेव हैं, उन्होंने बोला है कि तमाम ऐसे देश ईरान की मदद करने के लिए तैयार हैं और तमाम ऐसे वॉरहेड देने के लिए तैयार हैं जिससे कि ईरान स्ट्राइक कर सकता है। एक उनका मोरल बूस्टिंग ये स्टेटमेंट है। दूसरा, पुतिन से जब वो मिलेंगे तो इसके रूपरेखा पे बात होगी, और मेरा मानना है कि जिस तरीके से रशिया ने एक स्पेशल ऑपरेशन यूक्रेन के खिलाफ चला रखा, तो पिछले 3 सालों से युद्ध लड़ रहा है। हालांकि रशिया को भी उसमें काफी नुकसान हुआ, लेकिन उसने कभी फुल फ्लेजेड वॉर यूक्रेन पे, जैसे कहते हैं, फुल माइट के साथ उसने लॉन्च नहीं किया। उसने देखिए पहले क्रीमिया को 2014 में लिया, 4 प्रांतों को ले लिया जो कि उसका इंटरेस्ट था, और बाद में वो स्ट्राइक करता रहा। उसने एक थ्रेशोल्ड को ब्रीच करने नहीं दिया, नहीं तो वो नाटो का और अमेरिका का बहुत इंटेंस रिटेलिएशन रिसीव करता। तो इसमें उनकी परिपक्वता थी, उन्होंने वॉर को उस लेवल पे रखा कि जिसमें अमेरिका का डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं हुआ, और इनडायरेक्ट तरीके से जो भी पीस मिल में ऑपरेशंस हुए उसको उसने आसानी से टैकल कर लिए। ये तो रशियन की रणनीति थी। ईरान दूसरे मुद्दे पे, ईरान के की सबसे बड़ी समस्या है जिस तरीके से अमेरिका डायरेक्ट इजराइल की मदद कर रहा है। यहाँ पे ईरान देखिए पिछड़ता हुआ इसलिए नजर आता है कि उसके पास अमेरिका जैसा कोई सपोर्ट करने वाला कंट्री नहीं है। इतना शक्तिशाली, इतना रिसोर्सफुल, इतना मिलिटरली और पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली कोई भी आप नाम दे लें, अमेरिका इजराइल के एग्जिस्टेंस में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वहां पे ईरान लैग करता है। और ईरान की अगर आप आर्मी देखें, डिफेंस फोर्सेस देखें, तो एयरफोर्स नगण्य है, एयर डिफेंस है नहीं। आपकी स्ट्रेंथ है बैलिस्टिक्स मिसाइल, आपकी स्ट्रेंथ है तमाम अमेरिका के मिलिट्री बेसेस जिसको आप स्ट्राइक कर सकते हैं, उनके एलाइज जो छोटे छोटे कंट्रीज उनको आप स्ट्राइक कर सकते हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स और रेड सी को थ्रू हुतीज आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपके जो प्लस पॉइंट है उस पर आप कैपिटलाइज
करिए। और मेरा मानना है कि अगर आप युद्ध को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आपको इजराइल को बराबर लगातार स्ट्राइक करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल। नहीं करते तो आप एक लूजिंग बैटल हार रहे हैं। एज इट इज अमेरिका ने आपके न्यूक्लियर प्लांट पे स्ट्राइक करके आपको 90 के दशक में भेज दिया, हाँ 500 से ज्यादा लोगों को मार दिया, लीडरशिप एलिमिनेट कर दिया। अब तो सत्ता चेंज की भी डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, हाँ कहते हैं आयतुल्लाह खमैनी को आप बदल दो क्योंकि वहां मास सपोर्ट खो चुके हैं। तो बिल्कुल। और उन्होंने सर बिल्कुल ईरान को मेक डिस्ट्रक्शन की राह पे ले ईरान गए। ग्रेट अगेन का नारा देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। सर आप हमारे साथ बने रहिए, एक और बड़ी जानकारी जो आप और हम डिस्कस कर रहे थे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। इजरायल और ईरान युद्ध से जुड़ी यह खबर है, ईरान की संसद ने दी है होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी का इंतजार, ईरान ने बंद किया होर्मुज स्ट्रेट तो दुनिया में मचेगी खलबली, बाधित होगा वैश्विक व्यापार, वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी तेल की कीमतें। होर्मुज स्ट्रेट से ही होकर गुजरता है वैश्विक तेल खपत का 20%, तो भारत पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई। तो होर्मुज स्ट्रेट बंद करने के बाद वैश्विक तौर पर तेल खपत को लेकर बड़ा असर इसमें देखने को मिलेगा। तेल की कीमतें, बाकी सामानों की कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि देखिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से कहा गया कि भारत पर नहीं पड़ेगा इसका ज्यादा असर, क्योंकि जाहिर तौर पर भारत प्लान बी पर जो है अब यहां पर फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। तो इजरायल और ईरान युद्ध से जुड़ी खबर, जहां पर संसद ने दी होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी, ईरान की संसद ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी का इंतजार है यहां पर, और ईरान ने बंद किया होर्मुज स्ट्रेट, तो दुनिया में खलबली मचती हुई नजर आएगी, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ शरतेंदु जी लगातार बने हुए हैं। सर मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, देखिए प्लान बी क्या भारत सरकार की तरफ से तैयार है, दूसरी तरफ ये हम समझने की कोशिश करेंगे चाइना और रशिया अगर ईरान को खुले तौर पर समर्थन करता हुआ नजर आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी आपत्ति जताई गई इस तरह की स्ट्राइक को लेकर और निंदा करने की कोशिश हुई है, लेकिन क्या ये सभी देश सपोर्ट करते हुए ईरान को नजर आएंगे? और अगर चाइना और रशिया का खुले तौर पर सपोर्ट मिलता है, हालांकि अभी देखिए बातचीत का दौर देखा जा रहा है, तो क्या अब ईरान यहां पर हावी होता हुआ नजर आएगा या फिर सुपर पावर का जो इजरायल को समर्थन है वो हावी होता हुआ नजर आएगा? देखिए तमाम चीजें हैं जो आगे आने वाले समयों में निर्धारित होंगी, लेकिन जहां तक वक्तव्यों का सवाल है, तमाम चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, नॉर्थ कोरिया, इवन ओआईसी के तमाम 57 कंट्री ईरान के लिए समर्थन में बोलते हैं, लेकिन ये वाक्यों से लड़ाई ना लड़ी जाएगी, ना डिप्लोमेटिक चैनल। अब तो काइनेटिक डिस्ट्रक्शन का दौर चल रहा है। इस समय जब अमेरिका आपके ऊपर GBU-57 बॉम्बर से आपको स्ट्राइक करता है, इतना बड़ा बॉम्ब गिराता है, तो आप बयानों का सिलसिला नहीं चलेगा। इस तरीके से रशिया और चाइना का समर्थन का सवाल है, अगर उन्होंने खुल के मदद नहीं की तो आगे आने वाले दिन लिमिटेड नंबर है, उससे कब तक वो स्ट्राइक जारी रखेगा, मैक्सिमम 1 हफ्ते 10 दिन, और जिस तरीके का वो रिटेलिएशन। बिल्कुल देखिए अब अमेरिका की जब एंट्री हो गई है, रशिया और चाइना अगर खुले तौर पर ईरान को सपोर्ट करता है ना सिर्फ बयानबाजी करके, तो क्या घटनाक्रम बदलता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही जो शरतेंदु जी हमसे बता रहे थे कि होर्मुज स्ट्रेट जिसको लेकर लगातार चर्चा ये है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट पर कोई कार्रवाई ईरान की तरफ से की जाती है, इसे बंद किया जाता है, तो इसका कितना व्यापक असर वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगा। हमारे साथ शरतेंदु जी लगातार बने हुए। सर जो लगातार हम रशिया और चीन की एंट्री को कह रहे थे, ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट करने को लेकर, क्या घटनाक्रम वैश्विक रूप से बदलता हुआ नजर आएगा? सर देखिए पूरा विश्व आज की डेट में उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, और जब से डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टेन्योर शुरू हुआ है, कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने टैरिफ वॉर से शुरू किया, तमाम यूरोपियन नेशन पे टैरिफ लगाया, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, और जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि वो युद्ध समाप्ति कर देंगे 24 घंटे के अंदर, हर एक फ्रंट पे वो फेल होते हुए नजर आए। और आज की डेट में जब वो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपना नॉमिनेशन करा रहे थे, और उसके अगले दिन ही उन्होंने ईरान के ऊपर अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर B2B बॉम्बर से उन्होंने स्ट्राइक किया, और इस तरीके का पूरे विश्व को पीछे धकेल दिया कि ऐसा लग रहा है कि हर एक नेशन आज की डेट में सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है। वो कॉपरेशन, वो कोऑर्डिनेशन, वो एकजुटता कहीं दिख नहीं रही, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या वर्ल्ड के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, हर एक अपनी इंडिविजुअल बैटल लड़ रहा है, और सिर्फ अमेरिका है जो इजराइल की मदद में खड़ा हुआ है। अदरवाइज आज की डेट में
ईरान आइसोलेटेड पड़ता हुआ चला जा रहा है। एक तो उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट थी, उसने न्यूक्लियर प्लान जो आगे बढ़ाया था वो रशिया की मदद से बढ़ाया था, लेकिन रशिया भी खुले तौर पे उनकी मदद नहीं कर पा रहा है क्योंकि बड़ी डायनेमिक्स इसकी डिफरेंट है। और रशिया जो बार बार उस एग्रीमेंट का हवाला देता है जिसमें सिक्योरिटी का जो कंसर्न ईरान के उस एग्रीमेंट का पार्ट ही नहीं था, लिहाजा ईरान कहीं ना कहीं कॉर्नर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, जब किसी देश के इस तरीके के न्यूक्लियर प्लांट पे स्ट्राइक होती है, उसकी मिलिट्री लीडरशिप के सीनियर जनरल मार दिए जाते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए जाते हैं, तो पूरा देश देखिए एक हो जाता है। अयतुल्लाह खमैनी देखिए रिलीजियस सेंटिमेंट प्ले करते हैं और उनका सपोर्ट रूरल ईरान में बहुत ज्यादा है, इसलिए पूरा मास उनके साथ खड़ा होता है। और युद्ध के समय वैसे भी सत्ता परिवर्तन की बात करना बेईमानी होगी, सारा देश एक साथ खड़ा हुआ और उनके जो पब्लिक में जो पहुंच है वो दिखाती कि ईरान कितना देखिए आज की डेट में एकजुट होकर इस युद्ध का और इस युद्ध के इफेक्ट को झेलने के लिए तैयार है। और साथ में जब एक कंट्री इतना डिटरमिन हो जाता है तो इजराइल जैसे कंट्री को वो जरूर नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत ही हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी जो स्पीड है वो 10 मैक के बराबर होती है, तो और कोई रडार इसको पिकअप नहीं कर सकता। तो एक तरीके का डैमेज तो वो कर रहे हैं। और इजराइल जो अपने आप को बोलता था एयर डिफेंस, कोई उसको भेद नहीं सकता, आज की डेट में उसकी जनता शेल्टर में है। जब से 13 तारीख से इस तरीके की स्ट्राइक उसने की है, तमाम तरीके के अलार्म बज रहे हैं और एक दो नहीं 14 जगह इजराइल की ऐसी हैं जो अंडर थ्रेट और अंडर अटैक चल रहे हैं। तमाम डिस्ट्रक्शन वहां भी हुआ है। जान इसलिए कम गई क्योंकि लोग शेल्टर में चले जाते हैं, लेकिन देखिए जिस तरीके की बिल्डिंग तबाह हुई, जिस तरीके से हाइफा जो उनका पोर्ट सिटी है वो तबाह हुआ। अब तो नेक्स्ट नंबर उनका डिमोना न्यूक्लियर प्लांट है, वो भी इम्प्रेग्नेबल नहीं है। उन्होंने ऐसा बना रखा है कि इसको कोई भेद नहीं सकता। मुश्किल जरूर होगी लेकिन आप उसको भी सैचुरेट कर सकते हैं। आपके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, आपके पास तमाम असिस्टेंस है, वेयर विदऑल है, टारगेटिंग है। बेस्ट चीज होती है टारगेटिंग। आप सरप्राइज मेंटेन रखिए, किस कब और कैसे उसको स्ट्राइक करेंगे आप कर सकते हैं, तब ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इस विषय पर बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों तक जानकारी साझा की। बहुत शुक्रिया आपका भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने में।